हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। अभी हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहले नंबर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2। फिर हमने पढ़ा है बेटा स्टाफिंग चैप्टर। ठीक है जी। अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चलो खैर समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। और वो सबसे पहले जब चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट तो पहले ये जान ले बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या। बाकी सारी बातें तो बहुत बात की। बेटा एक बिजनेस में बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी नजर आए आपको उसका सम टोटल कर लो बेटा। इट कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ नजर आ रहा है सम टोटल कर लो। बिल्कुल टोटल कर लो तो सही निकलेगा। वही बिजनेस एनवायरनमेंट है। मेरे अंदर से सोचना बाबू, ये है मेरे बिजनेस की चार दीवारी, बस यही बिजनेस है। इसके बाहर जो कुछ भी है सब बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब आपके दिमाग में होगा यार बाहर क्या है। अच्छा लो मैं बताने की कोशिश करता हूँ बाहर क्या है। भाई अगर मेरा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का है ना तो पार्टनर्स बाहर के हैं, कंपनी है तो शेयर होल्डर सब बाहर के हैं। बेटा मेरे कस्टमर्स कोई इस चार दीवारी के अंदर नहीं रहते, सब बाहर ही रहते हैं बेटा। बहू मेरे बिजनेस के वर्कर्स अंदर नहीं रहते, बिजनेस के सब बाहर रहते हैं। बेटा मेरे सप्लायर्स जिनसे मैं सामान खरीदता हूँ बिजनेस के अंदर नहीं रहते, सब बाहर रहते हैं। मेरे बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स सब बेटा बिजनेस के बाहर रहते हैं। और इसके अलावा बेटा स्लैब, ये क्या मेरा बनाया सॉफ्टवेयर स्लैब का मतलब सोशल पॉलिटिकल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। बाबू बड़े काम की बात बता रहा हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल कर दो सारे के सारे फैक्टर्स का, सारी की सारी फोर्सेस का, यही बिजनेस एनवायरनमेंट है। समझ में आ रही है बात? वो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक सिंगल चीज भी, एक सिंगल चीज भी आपके कंट्रोल में नहीं। अगर कोई आदमी कह देना कि मैं पागल को कंट्रोल कर सकता हूँ, पागल है वो। अगर वो कह देना मैं कॉम्पिटिटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकता। कोई भी चीज मेरे हाथ में नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात बाबू, ये सब मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। ये सब मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, इम्पैक्ट डालते हैं। और इम्पैक्ट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, सब इम्पैक्ट डालेंगे मेरे बिजनेस पे। कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, सब डालेंगे और है भी मेरे कंट्रोल में। कभी कभी इनकी वजह से ही मेरे बिजनेस पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है, कभी कभी इनकी वजह से ही मेरे ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है जी। क्या बिजनेस है वहां में? sum total of all the external factor and forces। ठीक है, इनका टोटल करना है, यही बिजनेस एनवायरनमेंट है। मैंने क्या बोला? ये बात तो मैं बोल रहा हूँ, बुक में लिखी हुई। बेटा एक भी चीज बिजनेस एनवायरनमेंट की बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती, एक भी चीज कंट्रोल में। और दूसरी बात कंट्रोल में होती नहीं, और ये सब इम्पैक्ट भी कंफर्म है आपके बिजनेस पे जरूर डालते हैं। इम्पैक्ट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, वो बात अलग है, पर इम्पैक्ट सारे डालते हैं। ठीक है जी। आगे की बात सर, कुछ लोग जब इम्पैक्ट डालते हैं मेरे बिजनेस पर, इधर देखो प्लीज, हाँ चीज सामने देखो। कुछ लोग जब मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं तो बेटा वो स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे बिजनेस पर ही इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट को डायरेक्ट इम्पैक्ट भी बोला गया है। आप ध्यान से देख लो तो मैंने 5 चीजों की तरफ इशारा किया। कुछ लोग जब मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं तो स्पेसिफिकली सिर्फ मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं और इनके इम्पैक्ट को डायरेक्ट भी बोला गया। लेकिन
कुछ फोर्सेस जब इम्पैक्ट डालती हैं तो सिर्फ मेरे बिजनेस को ढूंढ के इम्पैक्ट नहीं डालती, पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट डाल देती है, ऐसा होल इम्पैक्ट डाल देती है। और इनके इम्पैक्ट को इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी बोला गया। लोग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वरना बातें गोल गोल घूमती रहेंगी। बाबू अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, वैसे मेरे कल का टॉपिक है कि सोशल फोर्सेस में क्या आता है, लीगल में क्या आता है, इकोनॉमिक में क्या आता है, पॉलिटिकल में क्या आता है और टेक्नोलॉजिकल में आता क्या है। फिलहाल मैं बड़ी छोटी बात करता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ एक बात कर लेता हूँ लॉ की। लीगल एनवायरमेंट मतलब इसमें लॉ आएंगे सर। बाबू बिहार में ना गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, पिछली बार सीएम बने नीतीश कुमार जी, ठीक है। उन्होंने सीएम बनते ही ना एक लॉ पास कर दिया, पता क्या, कि आज से बिहार में लिकर बैन, लिकर बिहार में बैन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप एक कंपनी हो जिसका नाम है रॉयल स्टैग, सिर्फ आपकी शराब बैन हुई, एक बिजनेस इंपैक्ट हुआ। बाबू ये जब भी इंपैक्ट डालेंगे ना पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट डाल देंगे एज अ होल, किसी एक बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, पूरी इंडस्ट्री अफेक्टेड होगी जब भी होगी, एक आदमी इंपैक्टेड नहीं होगा सर। इसलिए इनके इंपैक्ट को ना जनरल इंपैक्ट बोलते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस पे, ठीक है। लेकिन बाबू मैंने क्या बोला, जब ये लोग इंपैक्ट डालेंगे तो कैसा डालेंगे, डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे, सिर्फ एक ही बिजनेस पे डालेंगे, इसलिए इनके इंपैक्ट को बोला जाता है कि स्पेसिफिक इंपैक्ट डालते हैं और डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। समझाने की बात करता हूँ, आपकी कंपनी का नाम है कुछ भी समझ लो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। आज पंजाब नेशनल बैंक के वर्कर स्ट्राइक पे हैं, चाहते हैं सैलरी बढ़ा दो। सर पंजाब नेशनल बैंक के वर्कर स्ट्राइक पे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई फर्क पड़ रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा, नेरोलैक को कोई फर्क पड़ रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट आएगा, सिर्फ छांट के इंपैक्ट डलाएंगे, स्पेसिफिकली मेरा बिजनेस इंपैक्टेड होगा सिर्फ इस चीज से। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू कस्टमर ने ना टेस्ट बदल दिया था अपना मैगी को लेकर, कोई खरीदने को तैयार नहीं। सर किसी और बिजनेस पे भी इंपैक्ट आ रहा है, किस पर इंपैक्ट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेस्ले के एक प्रोडक्ट पे इंपैक्ट आ रहा है, मैगी कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था, एक टाइम था। स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर। और अगर कल सरकार कह दे जितनी भी ये पैक्ड नूडल्स हैं सब बंद, मान लो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में चेंज हो जाए, सरकार कह दे कि जितनी नूडल्स हैं सब बंद, सर सिर्फ मैगी बंद होगी क्या, पूरी इंडस्ट्री इंपैक्टेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी नूडल्स इंडस्ट्री, या सिर्फ एक चीज इंपैक्टेड होगी। समझ में आ रहा है बाबू, इन पांचों को कलेक्टिवली मैं पता है क्या बोलता हूं, स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली एक बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। बाबू इनको पता है क्या बोला जाता है, जनरल फोर्सेस। क्यों, क्योंकि बाबू ये स्पेसिफिकली एक बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करते, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जनरल इंपैक्ट डालते हैं, पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर देते हैं एज अ होल। इनके इंपैक्ट को इनडायरेक्ट इंपैक्ट बोलते हैं, समझे पक्का से। बाबू नोट्स जब खोलोगे बड़ा रेयर है वैसे ये काम, ठीक है ना, मैं चैप्टर कभी सीक्वेंस से शुरू नहीं करता हूँ, लास्ट में एक टॉपिक था वहां से शुरू करता हूँ, टॉपिक काट दिया सीबीएसई ने 2 साल पहले कोर्स से, ठीक है जी। बड़े रेयर चैप्टर है जो पहले पेज से शुरू है मेरे, ठीक है। मान लो किस दिन मेरा सीक्वेंस बहुत बेटर है, वरना लोग तो स्टार्टिंग की डेफिनेशन भी पहले दिन करा देते हैं। लो जी बाबू अब देखो टॉपिक क्या लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग लिखा है, मैंने पढ़ा दिया, पढ़ लेना कोई टेंशन नहीं है। अब एक बार देखो क्या लिख है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर या नेचर एक ही बात होती है। बाबू लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना क्या है, टोटलिटी ऑफ, आवाज नहीं है यार, ऐसे नहीं, ऐसे मजा आ रहा, बोलो फटाफट से क्या लिखा है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इधर देखना, बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला फीचर क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कहता है सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल कर दो, बन गया बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या मैंने पहले ही बता दिया आपको बात, अगली हेडिंग पढ़ना, क्या मैंने पहले बता दिया स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है,
और इनका नाम स्पेसिफिक फोर्सेस क्यों पड़ा, और मैंने भी बताया कि जर्नल फोर्सेस क्या है और इनका नाम जर्नल फोर्सेस क्यों पड़ा। पढ़कर बताना फटाफट से, इतना सब कुछ पढ़ दो शुरू की 3 बार। बाबू मैं एक बार प्राइमा फेशिया आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्लेप्ट में क्या आता है, ठीक है। सब ऊपर ऊपर से बात करेंगे, बाकी जब टच करनी है तो वो मेरा दिन कल का है। जितनी मर्जी बातें पूछना, कल पता नहीं कितने एग्जाम्पल दूंगा एक एक बात समझाने के लिए, पर आज ऊपर ऊपर से बात पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या होगा अगली 5 हेडिंग में ना इनका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है ही है, डिस्कशन है ही है। अगर मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, सारे फीचर पढ़ाता जाऊंगा बिजनेस एनवायरनमेंट में इनका इस्तेमाल करके, तो आपको लगेगा यार क्या ही चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बाबू एक बार जरा फुल फॉर्म बताना स्टेप की। पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल। अब चर्चा शुरू करता हूँ इकोनॉमिक फोर्सेस। बेटा इकोनॉमिक फोर्सेस में क्या करते हैं, बेटा इकोनॉमिक फोर्सेस में वो सब बातें आती हैं जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। सबसे आसान कर रहा हूँ मैं चीजें, चाहे मैं कहूँ एक्सचेंज रेट, चाहे मैं कहूँ इन्फ्लेशन रेट, चाहे मैं कहूँ इंटरेस्ट रेट, चाहे मैं कहूँ डिस्पोजेबल इनकम, चाहे मैं कहूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, मैं कहूँ नेशनल इनकम, मैं क्या दिया जीडीपी, सब इसके अंदर है बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे आसान, इससे आसान मैं बोलूंगा बताओ, ठीक है, ठीक है, डिटेल से अच्छा आपका करूंगा, ठीक है। बाबू सोशल फोर्सेस में क्या है, इकोनॉमिक में समझ में आ गया। बाबू सोशल फोर्सेस दो चीजों से मिलकर जाता है, कस्टम एंड ट्रेडिशन। बाबू जितने भी ट्रेंड्स आप देखते हो, आपको पता है सोसाइटी में कुछ टाइम के बाद एक नया ट्रेंड, कुछ टाइम के बाद एक नया ट्रेंड दिखने को मिलता है। बाबू ये सब ट्रेडिशन का पार्ट है। कस्टम्स पता क्या होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं डिकेड्स ओवर डिकेड्स, सेंचुरीज ओवर सेंचुरी, 10-10 साल 100-100 साल फॉलो करते आ रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम तक फॉलो करते हैं, ये सब कस्टम्स होते हैं। समझाऊं कस्टम का एग्जांपल, दिवाली पे कस्टम है, हम अपने सभी रिलेटिव्स के घर जाते हैं गिफ्ट पैक लेकर, वो हमारे घर आते हैं गिफ्ट पैक लेकर, ऐसे हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं। ईद तो ऐसे ही मोहम्मद शुरू करते हैं, ठीक है ना, गुरुपुरब पर श्रद्धा करते हैं, ठीक है ना, क्रिसमस पर बाबू वो चल रहा है कस्टम, कि लगाते हैं क्रिश्चियन लोग एक दूसरे का कस्टम, समझ में आ गया बाबू। मैंने मोस्ट डिटेल फॉर्मेट चर्चा करनी है, अगर आपको अभी से बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, तो बाबू कल तो पता नहीं क्या क्या कह दोगे आप कि मजा ही आ गया, सामने देखना सर। और ट्रेंड्स, मैं बहुत सारे ट्रेंड की बात कर सकता हूँ जो आपने अपने सामने देखे। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए, जिमिंग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिम्स एक के बाद एक खुलती चली जा रही है, ठीक है ना, सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, प्रोटीन की, विटामिन की, मल्टीविटामिन, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, देखना सब ट्रेंड देखे। तो वो हेल्थ को लेकर लोग इतने कॉन्शियस हो गए कि मिनरल वाटर की डिमांड भी दबादब बढ़ी जा रही है। जब बिस्लेरी आया था ना इंडिया, तो लोगों ने इतना शुरू कर दिया था इंडिया में पानी बिकेगा मोल का, पागल ऐसे ऐसे थे लोग बिस्लेरी, वह तुम्हारे ऊपर असर है, पता कितने रुपए का धंधा है, हंस रहा है वो दुनिया पे। इंडिया में कोई पैसे देके पानी खरीदेगा, ऐसा बोलते हैं लोग, कैसे बढ़ती है डिमांड, ट्रेंड है, ठीक है ना। और पहले बिस्लेरी को क्या देखो, पता नहीं कितने प्लेयर एंटर हो चुके हैं और किस उनमें से कितने रोज एक नया नाम सुन लेता हूँ मैं, तो बोतल खरीदता हूँ देखता अरे ये कौन आ गया, ठीक है ना। वो बात अलग है कि विश्वास 2-3 तरीके है, किले पे विश्वास है, बिस्लेरी पे विश्वास है, एक दाद पे विश्वास है, बाकी किसी पे विश्वास ही नहीं कि मिनरल वाटर है सर। और बताऊं ट्रेंड, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुराने टाइम में नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इतनी कम होती थी, ट्रेंड है, सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है, सोशल फोर्सेस या सोशल एनवायरमेंट है, इनको हम ऐसे बोलते हैं, सोशल एनवायरमेंट, लीगल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, या फोर्सेस वर्ड यूज कर लो या एनवायरमेंट यूज कर लो, ठीक। आगे बढ़ाऊंगा आपको, इकोनॉमिक समझ में है, सोशल समझ में है, आओ जी बाबू बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की।
बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आती है, इसमें भी दो बातें आती हैं बेटा, इनोवेशन और साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स। बेटा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। लो जी, बाबू इनोवेशन लगभग सब जानते हैं, वैसे मैंने 11th में बड़ा डिटेल डिस्कशन किया है कभी, ठीक है, कर दूंगा आपके पास। फिलहाल सबको पता है ना, नया आइडिया सोचकर कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इनोवेशन है। यूपीआई आ जाना इनोवेशन था, यूपीआई आ गई, कभी ऐसे होती थी पेमेंट इंडिया में, इनोवेशन है कि नहीं है, बड़ा बताओ। जोमेटो स्विगी, अरे रेस्टोरेंट दुनिया में क्रांति ला दी भाई। कुछ रेस्टोरेंट बदल गए नहीं, बस गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बदल गया। इनोवेशन है कि नहीं है, ठीक है। 5G इनोवेशन है कि नहीं है, 2G 3G 4G 5G सब इनोवेशन है, ठीक है। पता है आपको इंप्रूवमेंट्स ये क्या होती है, तो खाली नई चीज बनाना ही टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, पुरानी चीजों में नए चेंजेस करना भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ। एक टाइम पर ना सैमसंग ने एक प्रोडक्ट निकाली थी JS सीरीज, सुना है? एक फोन आया था J3 J7, बड़ा फेमस हो रहा है J7 फोन, बहुत सस्ता फोन और बहुत बढ़िया फोन। तो मैं आपको बताता हूँ कि फोन आया था, मैंने भी लिया था 2016 में, शायद नहीं 2015 में आया था शायद J7 एंड में। जब 2016 में आया था, इसका नाम था J7 2016 एडिशन, ठीक है ना। फिर 2-3 साल में क्या क्या नाम है, J7 Pro, J7 प्राइम, J7 मैक्स, 7-8 मॉडल निकाले सैमसंग ने बैक टू बैक, हर 3 महीने में एक J7 के नाम से एक मॉडल आया, ठीक है। मतलब 3 साल में 7-8 मॉडल निकाल दिए। पता क्या था, उस J7 Pro में थोड़ा सा चेंज करते, थोड़ा सा चेंज करते, फिर लॉन्च, थोड़ा सा चेंज करते, फिर लॉन्च। अरे भैया कोई पूछे तुमसे क्या है ये, बेटा इंप्रूवमेंट है। अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंगली कोई मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करते हो, तो आपको ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। कोई आपने कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं कर दिया, कोई नया इन्वेंशन नहीं कर दिया, कोई इनोवेशन नहीं कर दी, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी, चल सकता। समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़े। घड़ी सरफ अब और भी शक्तिशाली, इंप्रूवमेंट, समझे? अब मुझे नहीं पता भाई, मुझे घड़ी वालों ने पैसे दिए, मैं घड़ी की बात करूं, मैं भी रुपए की बात। आओ सामने देखना, समझ में आ रही बात? 3 बातें बोली, कुछ कुछ क्लियर होना शुरू हुआ, बाकी डिटेल में तो कल करेंगे ही बात। क्या बाबू, लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन दोनों पे चर्चा। पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। पता है आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, कि रूलिंग पार्टी किस बिजनेस को किस तरीके से देखती है, उसका एटीट्यूड ही सब कुछ है, ठीक है। मैं एक बार कर दूंगा, दो चार क्लिपिंग छोड़ दूंगा, सुनना जरा आराम से। बाबू अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, मतलब सेंटर में भी हमारे, तो स्टेट में भी बीजेपी है। जब योगी जी पहली टाइम पर नॉमिनेटेड नहीं थे, आपको शायद आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना, तो बीजेपी जब इलेक्शन जीत रही थी, हर समय बोलना शुरू कर दिया था। तो जब योगी जी का इंटरव्यू ले रहे थे ना, क्योंकि लोगों को यूं लगता था कि वो उन्हें बना देंगे सीएम, तो उनसे पूछा कि अगर मैं सीएम बन गया, उन्होंने एक बात बोली कि 24 घंटे के अंदर ना सारे स्लॉटर हाउस बंद करा दूंगा। स्लॉटर हाउस मतलब जहां गायों को काटा जाता है, 24 घंटे के अंदर सारे बंद करा दूंगा अगर मैं सीएम बन गया। और सीएम पद की शपथ लेती, सबसे पहला निर्णय ये पास किया उन्होंने, था क्या सारे बंद करते सर। एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, अब जिनका वो बिजनेस था उनको नेगेटिव इंपैक्ट आया कि नहीं आया ड्यू टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, दिखाई दे रहा है? समझ में आ रही है बात? पक्का सर। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। बीजेपी ने ना पिछले 4 या 5 साल पहले एक और डिसीजन पास किया था, पीएम मोदी ने स्पेशल, उन्होंने ना हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर मना कर दिया था, किसी भी हाईवे पे, किसी भी हाईवे पे 500 मीटर तक कम से कम कोई शराब की दुकान नहीं होगी। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, मुझे नहीं पता आपने कभी ऐसा फील किया, देखा है नहीं,
और वो राकेश केमिकल है, ये अपना हाईवे पूरा देहरादून जा रहा है सर, इसके सामने बिल्कुल 2-3 शराब के ठेके हुआ करते थे, अभी भी हैं। जब वो आया एडवर्टाइजमेंट के पास हुआ, सबसे पहले शराब के ठेके करते थे। पर आपको बता देता हूँ अंदर कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया काम लेने दो, अंदर इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर एक दुकान खोली, उनमें से ही किसी ने, ठीक है जी, और वहां से बेचने लगा क्योंकि वो आधे किलोमीटर के दायरे से दूर हो गया, तो वहां से बेचनी शुरू कर दी। लेकिन बात तो समझो, खैर बाद में वो निर्णय वापसी हो गया, डिसीजन वापसी हो गया, वो लगभग 6-8 महीने चला रही, 6-8 महीने बाद सरकार ने विड्रू कर दिया, ठीक है जी, क्योंकि सरकार को भी थोड़ा रेवेन्यू लॉस होने लगा, शराब से सरकार को बहुत बढ़िया रेवेन्यू होता है, ठीक है जी, रेवेन्यू लॉस होने लगा या क्या था मैटर, उन्होंने वापसी ले लिया। पर वो दिस इज शोइंग द एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, उन्हें हमारी जान ज्यादा प्यारी शराब से, कुछ चीजों तो बहुत करीब सरकार है और लोग इम्प्लीमेंट नहीं करने देते हैं, ठीक है जी। बाकी बातें कुछ एग्जाम्पल मैंने छोड़ दी, ठीक है जी, उनकी चर्चा में कल करूंगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ाते हैं सर, लीगल एनवायरमेंट ये क्या चीज है बाबू? लॉ पास एट द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बेटा कोई भी लॉ पास हो जाए किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट की, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई लॉ पास हो जाए, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे, सब इसके अंदर आ जाएंगे। सारी लॉ पास करने वाली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, चाहे गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे कोई कोर्ट है, चाहे कोई नगर निगम है, सब इन तीनों लेवल पे जितनी अथॉरिटी आप सोच सकते हो ना, सब सोच लो, सारी की सारी बन जाती है लीगल एनवायरमेंट। इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत छोटे में लेते हैं इस चीज को। मैं क्या बोलता हूँ, लॉ पास है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल पे कोई भी लॉ पास हो गया, किसने भी कर दिया, कोई गवर्नमेंट बॉडी थी उसने कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी उसने कर दिया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सहारनपुर नगर निगम है, इसने कोई कानून बना दिया, लीगल एनवायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। सहारनपुर के डीएम ने कोविड में कह दिया ओड इवन चलाओ, एक दिन दुकान इधर वाली खुलवाओ, एक दिन उधर वाली खुलवाओ, लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट बॉडी ने पास कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने पास कर दिया, किसी कोर्ट ने कह दिया, सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। इवन वो छोड़ दो, अगर बेटा किसी गांव की पंचायत ने भी कुछ कह दिया वो भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिसीजन माना जाता है। अब समझना काम की बात, क्या क्या इसमें आ सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि जब भी कोई मूवी स्टार्ट होगी ना, पहले नेशनल एंथम होगा, इसी का पार्ट है ऐसी डायरेक्शन। आपको पब्लिक डोमेन में चीज आज भी बहुत सारे सिनेमा हॉल फॉलो करते हैं, जो नहीं करते उनके ऊपर कभी भी मुकदमा हो सकता है अगर आप चाहें तो। पता है क्या आपको ऐसा कुछ? चलो तो छोड़ो, कभी ऐसा देखा है आपने, आप मूवी देख रहे हो, मूवी में बेटा कोई सीन ऐसा चल रहा है इसमें सिगरेट स्मोकिंग चल रही है या ड्रिंकिंग चल रही है, नीचे वार्निंग लिख के आनी शुरू हो जाती है, स्टैच्यूरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कुछ भी आता है, और स्टैच्यूरी वार्निंग आती है, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। और आज के तारीख में आप देखें ना, जितनी मूवीज नहीं है, जितनी वेब सीरीज है, सब में आती है स्टैच्यूरी वार्निंग, लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है। showing the attitude of government या government bodies towards the business। समझ में आई बात? बाकी एग्जांपल मैंने कुछ कल के लिए छोड़ दिए, कुछ नहीं, कल के लिए ज्यादा छोड़ दिए, आज बताया थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी। आगे बढ़ाए, आपको स्लैब के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया आपको, ठीक है, मैं आगे तो बढ़ा ही सकता हूँ आपको, इतना ओवरव्यू मिल गया, ठीक है बाबू। अब आ जाओ वापसी इसी टॉपिक पर, बिजनेस एनवायरनमेंट की चर्चा कर रहे थे, 2 फीचर पढ़ लिए, ठीक है। तीसरा फीचर पढ़ना इंटर रिलेटेडनेस, इधर देखना नहीं कर, कहता है जितने भी फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जितनी भी फोर्सेस आपको दिखाई दे रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अच्छा जी, सच में ऐसा है? देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सोचते हैं कि वो ये रिलेटेड है कि नहीं। बाबू अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, बिहार में सरकार चेंज हो गई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का चेंज, सरकार ने एक लॉ पास कर दिया लिकर बैन,
एक फैक्टर बदला, उस फैक्टर ने दूसरा बदल दिया, क्या ये इंटर रिलेटेड नहीं है? क्या ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे? एक बदला, उसने दूसरा भी उठा के बदल दिया। तो वो सरकार बदल गई, सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी। सरकार का बदलना इज पॉलिटिकल चेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलने से इकोनॉमिक चेंज। एक के बदलने से दूसरा बदलता है, क्या यही इंटर रिलेटेडनेस है? सरकार बदल गई, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इतना बड़ा चेंज किया, डीमोनेटाइजेशन। एक बदल गया, उसने दूसरा बदल दिया। सरकार बदल गई, उसने बेटा उठाकर एक नया लॉ लिया, जीएसटी। एक बदल गया, उसने दूसरा भी बदल दिया। इंटर रिलेटेडनेस समझ में आ रहा है? इंटर रिलेटेडनेस पक्की बात। बाबू नेक्स्ट पेज पे आना, अगले पेज पर 6th नंबर पे एक हेडिंग लिखी गई है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी, चलो जी इसको समझते हैं आराम से। बाबू इंटर रिलेटेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी में ना कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, पूछ कर देखते हैं, ठीक है ना? लोग भागे हो जाते हैं इसको समझने के लिए, उन्हें समझ नहीं आता क्या फर्क है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली ट्राई बड़ी जेन्युइन बताऊंगा, बहुत ज्यादा जेन्युइन, 90% बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी ट्राई में बच्चे को 10% को, अगर दूसरी ट्राई के बाद समझना है तो समझ लेना बेटा, बस हम समझने के लिए बने नहीं कभी, हमें रटना ही अच्छा लगता है। आओ सामने देखना, इंटर रिलेटेडनेस पता है क्या कहता है? क्या कहता है इंटर रिलेटेडनेस? एक फोर्स दूसरी फोर्स से रिलेटेड, एक बदलेगी तो दूसरी को भी बदल देगी, इतना ही बोलता है इंटर रिलेटेडनेस। अब सुनना बाबू, कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या कहता है? आपका कोई बिजनेस है, आप कभी भी ना एक इंडिविजुअल फैक्टर का इम्पैक्ट अपने बिजनेस के ऊपर रिकॉग्नाइज मत करो, करके भी क्या उखाड़ लोगे। और मैं पता क्या कहता हूँ, ज्यादातर लोग ना एक बिजनेस का इम्पैक्ट, एक फैक्टर का इम्पैक्ट, एक फोर्स का इम्पैक्ट अपने बिजनेस के ऊपर बड़े इजीली देख पाते हैं। मान लो अभी 2024 में इलेक्शन चल रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, ठीक है जी, और सब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट वापसी आएगी, और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं अगर गवर्नमेंट वापसी आ गई क्या कर सकती है। कहीं ना कहीं सोचना शुरू कर दिया, हर आदमी ने मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या कर सकती है सरकार, सब सोच रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंडिविजुअल फैक्टर का इम्पैक्ट क्यों सोचते हो आप? सोचने से होगा क्या? पता क्यों? क्या तुम एक इंडिविजुअल एक फैक्टर का सोचो, पता क्यों? सुनो, तो एक फैक्टर का इम्पैक्ट मत देखो, एक बदलेगा दूसरे को भी बदल देगा, इंटर रिलेटेड तो है ना। एक बदलेगा दूसरे को भी बदल देगा, और दूसरा मेरे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा ये जानना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यही हेडिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। इंटर रिलेटेडनेस ने बड़ी छोटी बात करी, एक बदलेगा दूसरा बदल देगा, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या कहता है? एक फैक्टर का इम्पैक्ट बिजनेस पर मत देखो, एक बदलेगा दूसरे को भी बदल देगा क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, और वो दूसरा मेरे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा ये बहुत मुश्किल है सोचना। सर 2014 में ना ज्यादातर लोग जानते थे कि बीजेपी जीत रही है, हर सर्वे हो रहा था, सब जानते थे कि मोदी जी पीएम बन रहे हैं। सबने क्या करा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सोचना शुरू कर दिया। सब ज्यादातर ने सोच लिया होगा मेरा बिजनेस अच्छा होगा खराब होगा, सब सोच रहे थे, ठीक है। उन्हें मिला कुछ नहीं ये सोच के, क्यों? क्योंकि बेटा सरकार बदल गई, सरकार ने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया, डीमोनेटाइजेशन। उसने किस किस के बिजनेस पर इम्पैक्ट डाला ये बताओ? कितने आदमी ऐसे थे जिन्होंने पहले कह दिया था डीमोनेटाइजेशन होगी, एक ने भी सोच पाया? यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है। एक बदलेगा दूसरे को बदल देगा, और दूसरा मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है। कितनों को पता जीएसटी आएगा 2014 में? सब सोच रहे मोदी गवर्नमेंट बदलेगी उसका चेंज क्या होगा, सोच लो। मोदी गवर्नमेंट बदलने से कितना कुछ और चेंज होगा वो सोचो ना, वही तो सोचना कॉम्प्लेक्स है कि मोदी गवर्नमेंट बदलेगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का चेंज होगा, तो तभी कितने और एनवायरनमेंट को चेंज कर देगा, और वो आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे ये सोचना कॉम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल इम्पैक्ट तो कोई भी सोच ले, ये तो सिंपलिसिटी है। फर्क समझ में आ रहा है? इंटर रिलेटेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी पढ़कर बताओ जल्दी से।
बाबू आज का एक लास्ट फीचर और पढ़ने जा रहे हैं। फीचर लिखा है बाबू इंटरलेटेड, बिल्कुल नेक्स्ट डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब समझते हैं, मैंने 2-4 दिन पहले ही बताया। डायनामिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, चीजों का लगातार बदलते रहना डायनामिक है। चलो, और बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है डायनामिक इन नेचर, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का लगातार बदलता रहता है सर, हर चीज बदलती है। बिजनेस एनवायरनमेंट की एक भी चीज कांस्टेंट नहीं है। एक मिनट मेरी तरफ देखना, इसकी तरफ नजर लगाओ सर, मुझे बताओ इनमें से क्या कांस्टेंट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट सब एक जैसा रहता है, कांस्टेंट, सब बदलता है। आपको पता है एक्सचेंज रेट हर सेकंड बदलता है, हर सेकंड, हर सेकंड। कोई चीज कांस्टेंट है नहीं। आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट होती है ना 2G चला रहे होते, आ जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता घर में, कांस्टेंट कौन है? कीप्स ऑन चेंजिंग। बाबू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है? कांग्रेस की बैठी होती है आजकल जनती है, अगर कांस्टेंट है तो। बाबू लॉ कांस्टेंट है? आज भी सेल्स टैक्स दे रहे होते हम, जीएसटी कभी देना रहे होते। बाबू ज्यादातर बच्चों को भ्रम पड़ जाता है कि कस्टम्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ज्यादातर बच्चों को। और मैं आपको बता देता हूँ सर, इट इज आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। मैं हर बार बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, आप भी समझ लो, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। बेटा गणेश विसर्जन नॉर्थ इंडिया का कभी कस्टम नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। पिछले 5-7 सालों में ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। हम अपने कस्टम तक बदल देते हैं, और इंसान हर चीज ना अपने मजे के लिए बदल देता है, आपको ध्यान रखना। भगवान की कदर तो बस पता नहीं कितना कम हुई होगी। सर हमारे यहाँ कभी कस्टम नहीं है कि भगवान को अपने घर से दूर ले जाया जाता है। हमारे यहाँ कस्टम ये है, हम भगवान को अपने घरों में लेकर आते हैं। हमारा कस्टम ही नहीं है कभी बदला है ना भाई अपना कस्टम। ये गणेश विसर्जन सेलिब्रेट करने वाले कितने लोग हो गए आपको पता है दुनिया में? ठीक है बात समझ में आ रही है? कस्टम की अगर बात करूं, इनिशियली जब लोग फास्ट रखते थे ना, कस्टम में फास्ट रखते थे लोग, तब वो सात्विक खाना खाते थे। ठीक है ना? मुझे नहीं पता आप क्या समझते हो सात्विक खाने से। पता है आपको खाने से क्या होता है? कम खाने से, सात्विक खाने से क्या होता है? हम भगवान से कनेक्ट करना लोग इजी समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम वो स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट कर पाते हैं इसमें। ठीक है, लोगों ने इसको अपने हिसाब से डाल दिया। अच्छा मुझे गलत खा है, फास्ट फूड दवाई ले सकते हैं, चाहे उसके अंदर फिश ऑयल हो ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, अरे कोल्ड ड्रिंक तो अलाउड ही होती है, कोल्ड ड्रिंक कौन मना करता है? फास्ट में कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हैं। बात सात्विक खाने की थी, हमने कहां तक पहुंचा दी वो सब जानते हैं। तो भाई कस्टम भी कोई कांस्टेंट नहीं रहते, सब बदलते रहते हैं। इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से सब बदल देता है। ठीक है ना बात? तो ये समझ में आता है कि पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, हर चीज बदल जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, कुछ है ही नहीं ऐसी कांस्टेंट को। मैंने 5-6 दिन पढ़ाई, सारी समझाने की कोशिश करी, रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, रखेंगे आज के इतना ही, बच्चों बाय।